नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम 43वें क्रम का सीरीज़ करने वाले हैं। इससे पहले हमने 42वें टेस्ट सीरीज़ अभी तक कर चुके हैं, जो कि टेस्ट तिहार के नाम से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम 431वें नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि आने वाले जो एग्ज़ाम है, अमीन पटवारी है, सीजीपीएससी के एग्ज़ाम है, सीजी व्यापम के अलग अलग एग्ज़ाम है, या कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो होने वाले उन सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था, कई लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोग के सही हैं, कुछ लोगों का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसमें। तो चलिए देख लेते हैं। रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है जो रतनपुर के जो कलचुरी शासक थे, अलग अलग राजा थे कलचुरियों का, क्योंकि लंबा लगभग 700 से 1000 वर्ष शासन किया है इन्होंने। तो छत्तीसगढ़ में इनकी काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी और बहुत सारे राजा रहे हैं। पहले कलिंग राज रहे, फिर कमल राज रहे, फिर रत्नदेव, फिर पृथ्वीदेव, फिर जाजलदेव प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरीके से चलते रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसी के साथ साथ जो है और भी शासकों के क्रम को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हरिराम पटेल सर हैं, उनकी किताब से मैंने ये आर्टिकल लिया है, उसकी मदद से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, कलिंग राज 1000 से 1020 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद कलिंग राज के बाद आए कमल राज। कमल राज 1020 से 45 तक इन्होंने शासन किया, लगभग 25 साल इन्होंने शासन किया। फिर से 20 साल आपका रत्नदेव प्रथम। आपको जनरली रत्नदेव प्रथम से जानना चाहिए, क्योंकि रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव ये जो है 3 क्रम में रिपीट होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव। लेकिन हमारा क्वेश्चन इसको लेकर के नहीं, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे शासक के ईयर को लेके। तो भाई 1065 तक आपका क्या आ गया, रत्नदेव प्रथम। फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर 65 से 90 तक इन्होंने फिर 25 साल शासन किया। ये 20 साल किया, 25 साल किया, 20 साल किया, 25 साल किया। फिर अगले बंदे ने 30 साल किया, कौन, ये जाजलदेव प्रथम। सबसे प्रतापी शासक थे। आपको पूछा गया है प्रश्न में यही, जाजलदेव प्रथम। तो 1090 से इन्होंने स्टार्ट किया था। देखो, जाजलदेव प्रथम कब स्टार्ट किया, 1090 से, और 30 शासन के उस हिसाब से 1120। क्लियर है। तो पहले वाला का ऑप्शन चौथा देख लीजिए, ये वाला आपका ऑप्शन सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद देख लेते हैं फिर 1135 में कौन शासन करेगा, 20 के बाद, है ना, उसको देख लेते हैं। तो जाजलदेव प्रथम के बाद आपका रत्नदेव प्रथम है। रत्नदेव के बाद आपका फिर आएगा पृथ्वीदेव शासक बनेगा। ठीक है, तो पृथ्वीदेव द्वितीय का आपका 1135 से 1165 है। तो आप इसमें मिला लीजिए, पृथ्वीदेव द्वितीय का आपका आ गया 1135। तो बी वाला ऑप्शन पहला, तो ये वाला ऑप्शन पहला और इधर ही कट गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दोस्तों, जाजलदेव का आपका 1090, जाजलदेव का 1090 और पृथ्वीदेव द्वितीय का 1135। ठीक है। अब उसके बाद जैसे भारेंद्र साय और लक्ष्मण साय का, तो वो भी मिलाना, तो वो भी याद कर लीजिए कि सी का आपका आएगा 1495। भारेंद्र साय का 1495 का आ गया, और लक्ष्मण साय का आएगा 1581। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम में आया था 2022 में। और ये क्रम को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक भाग इसको कर लीजिए, एक हो गया, चलो ठीक। दूसरा इसको कर लीजिए, आपका पृथ्वीदेव के बाद, उसके बाद जाजलदेव द्वितीय आएगा, है ना। फिर जाजलदेव द्वितीय के बाद फिर इस तरीके से ये आते जाएंगे, रत्नदेव द्वितीय, फिर इसके बाद फिर प्रतापमल, भारेंद्र साय, प्रतापमल के बाद भारेंद्र साय, यहाँ से 1495। फिर लक्ष्मण साय का एक ही साल दिया, 1581। ठीक है। कल्याण साय को गढ़ों का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना। इन्होंने 84 गाँवों का गढ़ बनाया था, हर गढ़ को 84 गांवों का बोला गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ रघुनाथ सिंह आ जाएंगे, फिर अलग अलग आएंगे, है ना, तो ये चलता रहेगा। तो रघुनाथ सिंह के बाद मोहन सिंह, लास्ट इन्होंने मराठा के भास्कर पंत के बाद समर्पण कर दिया था, और मोहन सिंह अंतिम कलचुरी शासक थे। ठीक है। अगर स्वतंत्र बोला जाएगा, स्वतंत्र कलचुरी, तो आपका रघुनाथ सिंह आएगा, और मराठा अधीन अगर बोला जाएगा तो आपका मोहन सिंह आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविजदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता है, आपको बताना है। इस राज्य में मराठा शासनकाल में
रक्षाबंधन के एक अवसर होता है, अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन गया अभी, तो कमा विजदारों को एक उपहार दिया जाता था, उसको बोला जाता है टीका और नजराना। आपको ध्यान रखना है, टीका और नजराना ये रक्षाबंधन पे दिया जाता था मराठों को। कमा विजदार परगने का सर्वोच्च पदाधिकारी है, तो ये भी जान लो, परगने का सर्वोच्च पदाधिकार कौन होता था? कमा विजदार। इसके बाद क्रम में अगर पूछा जाए तो कौन होगा बताओ? फडणवीस। ठीक है, और अगर इसके ऊपर पूछा जाए तो सूबेदार। ध्यान रखना दोस्तों, एक क्रम याद रखना, जैसे प्रधानमंत्री वाला अपने यहाँ जानते ना, तो सूबेदार आपका आएगा, सूबेदार के बाद आपका कमा विजदार आएगा, फिर आएगा फडणवीस। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख लेना भाई। हाँ, पहला क्रम में हाईएस्ट में, और इसके ऊपर आएगा फिर मराठा के राजा लोग, है ना। चलिए, जबकि रैयतों की ओर से कमाविजदार को प्राप्त होने वाली भेंट को शुक्राना कहा जाता है। रैयतों की ओर से जो भेंट दी जाती है, रैयत कौन होते हैं पता है आपको? रैयत के बारे में किसी टीचर ने नहीं बताया तो मैं बताता हूँ। ये एक इंडिविजुअल किसान होते हैं। ये कौन होते हैं? किसान। एक रैयत वाली प्रथा थी ना, जिसके तहत किसानों के द्वारा डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, किसानों के द्वारा डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, इसलिए इसको रैयतवाड़ी नाम दिया गया था, रैयतवाड़ी। और रैयत का मतलब होता है एक किसान। उसके अलावा आप लोगों ने महालवाड़ी भी सुना होगा, लेकिन महालवाड़ी क्या होता है? महाल, महाल मतलब पूरे गांव के गांव को बोला जाता है महालवाड़ी। महाल मतलब होता है गांव, और गांव के द्वारा टैक्स कलेक्ट करके दिया जाता था ऊपर, उसको बोला जाता था महालवाड़ी। ये सब अंग्रेज लोग चलाए थे, कुछ कुछ अलग अलग, है ना। और एक जमींदारी थी, जमींदारी तो सभी लोग जानते हैं, एक आदमी चंदा इकट्ठा करके, चंदा नहीं टैक्स इकट्ठा करके देगा। 433 नंबर का क्वेश्चन है, 1741 ईस्वी में इस राज्य के कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किसने मराठा सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया? थोड़ी देर पहले बताया था कि मराठा के जो सेनापति थे भास्कर पंत, वो जब आक्रमण करने आए थे तो कलचुरी के जो राजा थे वो आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि भास्कर पंत जो है, उसके सामने कलचुरी के जो अंतिम राजा थे, अंतिम तो नहीं कहेंगे लेकिन रघुनाथ सिंह जो अंतिम समय में जो अपने चल रहे थे, उन्होंने समर्पण कर दिया था। तो नाम आएगा आपका रघुनाथ सिंह। ठीक है, इसके बाद जो रतनपुर के लास्ट शासक हुए वो मोहन सिंह। ये जंगल गए हुए थे, लेकिन चालाकी से रघुनाथ सिंह को वो करना पड़ा, मतलब हारना पड़ा। हारना क्या पड़ा, उन्होंने तो समर्पण ही कर दिया था। और मोहन सिंह जो है कुछ वर्ष शासन किए, उसके बाद फिर यहाँ से कलचुरी का खत्म हो गया सारा चीज। फिर बने अपने मराठा। फिर मराठा लगातार छत्तीसगढ़ पर जो भी 100-200 साल है उन्होंने शासन किया। 1741 में कलचुरी राजवंश के रघुनाथ सिंह ने मराठा सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। रघुनाथ सिंह अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी था, जिस कारण वह राजकीय कार्यों में ध्यान नहीं देता था, और मराठा आक्रमण हुआ तब बिना किसी युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया, और सरलता से मराठों का रतनपुर पर अधिकार हो गया। मतलब आप समझ लीजिए, इन्होंने लड़ाई ही नहीं लड़ी। ठीक है, चलिए 434 नंबर क्वेश्चन है, महन घासीदास किस रियासत के शासक चीफ थे? ये देखिए सीजीपीएससी व्यापम ट्रेसर सीटीसी एग्जाम में आया हुआ है। तो महन घासीदास कौन सी रियासत से ताल्लुकात रखते हैं, आपको बताना है। तो ये दोस्तों, ये जो है घासीदास जी जो है वो राजनांदगांव रियासत से बिलोंग करते हैं, है ना। जो 14 रियासतें थी छत्तीसगढ़ की, उसमें से जो है राजनांदगांव रियासत है, उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, महंत घासीदास राजनांदगांव रियासत के शासक थे। इनके शासनकाल में 1865 राजनांदगांव को सामंतीय राज्य सनद घोषित किया था। अभी कुछ टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस रियासत को कब सनद मिला था? तो 1865 में आपको समझ लीजिए राजनांदगांव को मिला था। ठीक है, अफगान युद्ध के समय इन्होंने 1,10,000 रुपए की सामग्री लॉर्ड लिटन को सहायता दी थी। जब ब्रिटिशर जो है अफगान का युद्ध कर रहे थे, तो 1,10,000 रुपए की राशि जो है महंत घासीदास के द्वारा किनको दी गई थी? लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन उस समय यहाँ के वायसराय रहे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये गुरु घासीदास नहीं है दोस्तों, ये महंत घासीदास है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना।
435 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में कंडेल सत्याग्रह के नेता नहीं थे? आपको बताना कंडेल नहर सत्याग्रह जो चला था 1920-21 के आसपास में, तो वहां पे जो है गांधी जी को भी न्योता मिला था और गांधी जी भी आए थे छत्तीसगढ़। तो जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को बुलाए थे। नत्थोजी जगताप भी धमतरी के नेता, तो वो भी शामिल थे। नारायण राव मेघावाले, तो ये तीनों थे दोस्तों इस आंदोलन के नेता। तो नहीं थे बताना है, तो आपका आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये जो जितने भी ये धमतरी वाले नेता थे, छोटेलाल श्रीवास्तव, मेघावाले जी, नत्थोजी जगताप, ये सारे लोग जो है वहीं के थे। अपना सुंदरलाल शर्मा जी भी थे, सिर्फ रविशंकर शुक्ल जी वहां नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखना। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ? श्रमिक आंदोलन के जो जनक कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ में, वो ठाकुर प्यारे लाल सिंह को बोलते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में जितने आंदोलन हुए पूरे राजनांदगांव रियासत में हुए। राजनांदगांव के रियासत को इन्होंने तंग कर रखा था, और 3 बार हुए। एक बार 1920 में हुआ, फिर एक बार 1937 में हुआ, और एक बार 1924 में भी हुआ। एक बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार हुए, एक बार देख लेते हैं, डिटेल से देख लेते हैं। राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल, क्योंकि मिल भी वही मजदूर उपस्थित था। तो मिल का मतलब भाई वहाँ बहुत सारे मजदूर चाहिए। जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, वो भिलाई में है, तो वहाँ खूब सारे वर्कर हैं। उसी प्रकार से दंतेवाड़ा से बेलर डीला है, अपना सरगुजा तरफ कोल इंडिया लिमिटेड है। तो वहाँ के मजदूरों को सही प्रकार से तनख्वाह नहीं मिलेगा, उसका शोषण होगा, तो कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा। तो सेम उसी प्रकार से अपने ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो मजदूरों की आवाज़ उठाते थे, और 3 बार श्रमिक आंदोलन किए। तो प्रथम बार जो है अप्रैल 1920 में किए, द्वितीय बार 1924 में हुआ, और तृतीय बार फरवरी 1937 में हुआ। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20, 24 और 37, 1900 का दौर था, आपको ध्यान रखना है। 1920, 1924, 1937। इस श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व कौन किए? ठाकुर प्यारेलाल सिंह किए। द्वितीय आंदोलन में 1924 रियासत में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को खतरा मानते हुए राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, और वो रायपुर आ गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को रियासत से निष्कासित कर दिया गया। तो कौन से समय? 1924 वाले में। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखें, पूछा जाता है दोस्तों, या पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं हम आरआई की परीक्षा में क्या चीज आया था। ठीक है, अब देख लेते हैं आरआई परीक्षा चलेगा अपना। इस राज्य में कलचुरी वंश के शासक संस्थापक इनमें से कौन था? बताइए। इस राज्य में कलचुरी वंश के संस्थापक, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है। कलचुरी जो वास्तविक संस्थापक है कलिंग राज को माना जाता है, कलिंग राज को माना जाता है। ठीक है, उसके भाई जो है फिर कमल राज आएंगे। कलिंग राज एक्चुअली में किए क्या, जो पाली जो राजधानी थी, पहले क्या हुआ करता था, पाली राजधानी था कोरबा के पास। पाली से इन्होंने ना तुम्मान शहर लेकर के आया। कलिंग राज क्या है, तुम्मान शहर लेकर के आया अपनी राजधानी को। तो जब तुम्मान शहर राजधानी को लेकर के आए, तभी माना जाता है कि वास्तविक रूप से कलचुरी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए। ठीक है, अब इसको राज करने के उद्देश्य से यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद तुम्मान से जब रतनपुर लेके करके आएगा, तो कौन लेकर के आते हैं पता है ना? रत्नदेव प्रथम जो है आपका तुम्मान से लेकर के रतनपुर लेकर के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से राजधानी कुछ परिवर्तन हुआ, और रतनपुर में फिर लगातार शासन करेंगे आपके कलचुरी वंश, और रतनपुर की शाखा के हिसाब से हमेशा जाना जाएगा। रतनपुर में कलचुरियों की राजधानी रहेगी। कलचुरियों के बारे में थोड़ा चीज और जान लो। तो 1000 ईस्वी में इन्होंने संस्थापक कर दिया था। वह कुकलदेव द्वितीय के 18 पुत्र में से एक था, जिसने अपनी राजधानी तुम्मान नगर को बसाया था। तो पहली राजधानी पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना तुम्मान लगाना। ठीक है, रतनपुर नहीं, तुम्मान लगाना। मैं अच्छे से बता रहा हूँ, कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो देख रहे हो वीडियो, ध्यान रखने सब प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जीएस का आपका 30 नंबर का प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखना। कुलदेवी आपकी जो है वो गजलक्ष्मी है। किसकी? कलचुरी की। कौन से धर्म के उपासक थे? शैव धर्म के थे। जो बस्तर वाले रहेंगे वो वैष्णव धर्म के होंगे, ध्यान रखना ना, लेकिन यहाँ पे शैव धर्म वाले हैं। राज की भाषा संस्कृत थी, पहले संस्कृत चलता ही था, हिंदी विंदी उस समय उतना ज्यादा नहीं चलता था। ठीक है, तो संस्कृत, इसको याद रखने को जरूरत नहीं, आपको आ जाना चाहिए।
इनके समय में एक प्रसिद्ध कवि थे गोपाल मिश्र। ये जो है कल्याण साय या बहारेंद्र साय के समय आते हैं, आपको ध्यान रखना है। लगभग 1400 ईस्वी के आसपास है शायद, लेकिन मैं फैक्ट नहीं पता हूँ ईयर के हिसाब से, बस इतना ध्यान रख लो। गोपाल मिश्र जो है एक कलचुरी वंश में एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे। और अंतिम शासक आपको पूछा जाएगा रतनपुर शाखा के स्वतंत्र, ना बार बार बोलो स्वतंत्र, तो आपको रघुनाथ सिंह लगाना है। अगर बोला जाएगा मराठा के अधीन, मराठा अधीन क्यों, क्योंकि मराठा लोग आ गए थे, तो लगाना है मोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, क्लियर है भाइयों। चलो 438, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ है। आपको बताना सिपाही विद्रोह क्या हुआ। 1857 में जो क्रांति हुई, कहाँ हुई, मेरठ में। मेरठ में जो मंगल पांडे थे, उन्होंने क्या किया था, ये हनुमान सिंह का नाम याद रखना है अलग से। मंगल पांडे ने जो चर्बी वाला कारतूस है उसको विरोध में अंग्रेज को गोली मार दी, और उसके बाद फिर वहां से लड़ाई चालू हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे हनुमान सिंह को बोला जाता है, लेकिन ये हुआ कब, 1857 के बजाय यहाँ पे हुआ था 1858 में, एक साल बाद। आरआई की परीक्षा में पूछा है, काफी इजी क्वेश्चन है। आने वाले समय में आरआई का भी परीक्षा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दिया जाएगा बस। छत्तीसगढ़ राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह 1858 में हुआ। हनुमान सिंह तीसरी बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे। दोनों चीजों को ध्यान रख लो, तीसरी बटालियन और मैगजीन लश्कर। हनुमान सिंह के विद्रोह को लेफ्टिनेंट स्मिथ जो दमन करता है, उनका भी नाम ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट स्मिथ द्वारा दबाया गया। यह छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया, प्रथम सत्याग्रह किया, आपको बताना है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में। तो 1920 में असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था, और उस समय आपका धमतरी, जबरदस्त, धमतरी मतलब धमतरी, रुद्री, तहसील और कंडेल, चारों अलग अलग जगह, लेकिन ये सारे धमतरी जिला में ही आते हैं। तो धमतरी वाले इतने उफान में थे, आंदोलन को लेकर काफी जागरूक थे, काफी जागरूक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया धमतरी वालों ने, लेकिन आज भी धमतरी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है जो वर्तमान में होना चाहिए। बाकी और शहर काफी आगे चले गए, लेकिन धमतरी वाले चीज को जानते हैं कि धमतरी जहां है वैसी अभी तक पड़ा हुआ है। चलिए 439 का क्वेश्चन आपका कंडेल, कंडेल नहर सत्याग्रह से आपका चालू हुआ। कंडेल नहर सत्याग्रह से 1920 की अलख जगी, और ये प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, वर्ष 1920 में कंडेल में स्थानीय लोगों द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इसका कारण नहर विभाग के 10 वर्षीय दहसाला पद्धति भी बोलते हैं। 10 वर्षीय समझौते के लिए ग्रामीणों का तैयार ना होना। ठीक है, 10 साल के लिए शासन चाहती थी अंग्रेज शासन कि भाई अनुबंध कर ले पैसे वाला। नहर का पानी उपयोग करने के कारण ग्रामीणों पर जुर्माना लगाया गया। जो नहर का पानी जो ऑटोमेटिक आता ही था, उसके लिए जुर्माना लगाया गया। इस सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा नेतृत्व करता थे। ठीक है, और बाकी मैंने नाम बताया था, नत्थू जी जगताप जी, ठीक है, नत्थू जी, और उसके बाद मेघा वाले और छोटेलाल श्रीवास्तव, तो ये सब थे ही, और अपने सुंदरलाल शर्मा जी भी थे। चलिए इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए। 2 नहीं, मैं 3 आदिवासी विद्रोह के बारे में बताता हूँ, और वो कौन सा है, बस्तर। आरआई परीक्षा में पूछा है। तो बस्तर वो क्षेत्र है जहाँ पे लगभग बहुत आदिवासी विद्रोह हुए, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी भाई लोग रहते थे जो जल जंगल जमीन की रक्षा करते थे, और यहाँ पे अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ की जमीनों को नाश करे, पेड़ों को काटे और यहाँ से लेके जाए। तो देखो, एक है कोई विद्रोह, कोई विद्रोह को नांगुल दोरला के नेतृत्व में 1859 में किया गया है। इसमें एक नारा दिया गया था कि एक पेड़ और तो एक सिर, सिर या सर जो भी बोल लो, ठीक है,
सिर किसका? अंग्रेज का, अंग्रेज के काट देंगे, ऐसा था। और मुरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह 1876 झाड़ा सिरा, आप लोग को पता है कि आज भी इसके लिए बस्तर दशहरा जब होता है तो मुरिया दरबार का आयोजन कराया जाता है। और झाड़ा सिरा के नाम से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर का नाम रखा गया है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो एक हुए मुरिया विद्रोह 1876 में। फिर उसके बाद 1910 में भूमकाल विद्रोह हुए, जिसको बस्तर विद्रोह भी कहा जाता है। और इसके नेता गुंडाधुर थे, जो कि नेतानार के रहने वाले थे। ठीक है, आप कभी बस्तर आएंगे तो इनके जगह को जरूर घूमने जाएं। नेतानार, यहाँ पे जोरदार इनकी मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ा। तो इस प्रकार से 3 आंदोलन हुए, 2 आदिवासी विद्रोह को आप ऐसा मान लीजिए, तीसरा ये मान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे इसी के साथ इस सीरीज को खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करें। हमें दिखता भी है कि आप लोग को ठीक लग रहा है, लेकिन लाइक जरूर किया करें। यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है जिससे लाइक वाइक करने से थोड़ा सा बेहतर होता है, ऐसा बोलते हैं। हाउएवर ये सब तो ठीक रही। अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है तो दूसरे दोस्तों तक जरूर रिकमेंड करें जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि उनको आरक्षक भर्ती की तैयारी करने, और लगभग 80,000 लोग आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो कि किताब से दूर है। उनको फिजिकल तो आता है लेकिन रिटन एग्जाम की तैयारी वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है ये पूरा प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट उनको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं रोज 10-15 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन उसके परीक्षा में जरूर टकराएगा। चलिए आगे इस क्वेश्चन का आंसर भी करिए भाई, पेपर में बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट आए थे? आपको बताना है, ब्लंट आए थे तो आपको बताना है ये सभी सूबेदार लोग हैं जो मराठा के समय थे। तो ABCD कौन सा आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नमस्कार।